हिंदुस्तान की पत्रकारी बहुत अच्छे थे कि वर्ल्ड में इनकी तारीफ होती थी। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया पूरा काम खराब हो गया। तो आज जो दौर चढ़ा है नौजवानों का, वो बुज़ुर्गों से, बड़ों से और किताबों से नसीहत देने के बजाय मोबाइल से अपने मामले ताल्लुक़ात जोड़ के रखे हैं। और मोबाइल ने उनको इतनी दूर ले आके छोड़ दिया है कि उनको वापस बुलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हमदर्दी का ऐसी लाशें आज तक, यानी मैं मेरे वालिद ने कभी देखे नहीं कि मसन खाई में और ख़बरस्तान में गाड़ने के लिए टाइम लग रहा। मैं आपको पहले बोल चुका कि इखलास, मोहब्बत, खुलूस ख़त्म हो चुका है। और ये जो है, ऐसा नहीं कि मुसलमानों में ख़त्म हुआ, सब कौम में ख़त्म हो चुका है। पूरा रूम हरा कर दिए, बाथरूम हरा, चप्पल हरी, ये हरी। हमारी बीवी को बोले कि जब भी उनके सामने जाओ तो हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, हरा पाउडर, सब हरा ही हो रहा होना सेठ की आंखों का सवाल है। हेलो दोस्तों, मैं हूं असगर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 हिंदी चैनल। हमारे साथ मौजूद है तारा पान सेंटर, जिसे पूरा औरंगाबाद शहर ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान जानता है। उनके मालिक है शरफू भाई। आज हम इनसे बात करेंगे जो ब्रेक द चैन है, जो हालात कोरोना के ऊपर चल रहे हैं उसके बारे में, और औरंगाबाद के दोनों दौर इन्होंने देखा है, जो एक पुराना दौर था और आज जो नया दौर चल रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, हमें ये बताइए कि अभी 2021 चल रहा है और ये वबा आई हुई है, तो जो पुराना दौर था उस टाइम के लोगों में और आज 2021 के लोगों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? असल बात ये है कि आज के दौर के जो लोग हैं और पुराने दौर के लोगों में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। यानी अगर तो आप बोलेंगे कि भाई पुराने दौर के लोग ऐसे थे क्या, तो आज जो दौर चढ़ा है नौजवानों का, वो बुज़ुर्गों से, बड़ों से और किताबों से नसीहत देने के बजाय मोबाइल से अपने मामले ताल्लुक़ात जोड़ के रखे हैं। और मोबाइल ने उनको इतनी दूर ले आके छोड़ दिया है कि उनको वापस बुलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। असल बात ये थी, अब वबाएँ जब चलती थी, इससे पहले भी यहाँ ताउन चला था। असल बात ये थी कि ताउन जब चला तो लोग एक दूसरे को हमदर्दी का ऐसी लाशें आज तक, यानी मैं मेरे वालिद ने कभी देखे नहीं कि मसन खाई में और ख़बरस्तान में गाड़ने के लिए टाइम लग रहा। ताउन में भी लोग फटाफट ले आके गाड़ते थे, ले आते थे एक दूसरे को, यानी लोग हिम्मत देते थे। और इस ताउन को इस तरह से दफ़ा करे वो लोगों ने कि आप हैरत करेंगे कि बहुत से लोग उसमें मरे, नहीं करके नहीं, मगर वो लोग इखलास, ये वो, एक दूसरे को वहाँ ना मज़हब का ख्याल रखा गया, न किसी नीच ऊँच का, न गरीब अमीर का। लोग एकजुट होकर मदद करे, घरों में खाने पहुँचाए, लोग मंग के लेके जाते थे, लोग खुश होकर देते थे। तो वो दौर और ये दौर में बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। और दूसरा फ़र्क, जो पहले तो खुलूस ख़त्म हो गया था, यानी इस ज़माने में 21 में 20 में ऐसा ऐसा खुलूस ही ख़त्म हो गया, किसी की हमदर्दी नहीं रही और जितने ख़राब काम है वो हुनर बन गए। तो अब क्या हो गया, आप बताऊं तुमको, आपको मेरे खुद हैरत लगती है इस बात दौर में कि कोई किसका गमखार नहीं। अभी औरंगाबाद में अगर 10 साल पहले कोई हादसा हो जाता या गिर जाता या एक्सीडेंट होता तो लोग भागकर उसको दवाखाने में शरीक करते थे। घाटी में मैंने भी कहीं किया, घाटी में लिया करते थे। जबकि जब इतनी पाबंदियाँ थी तो लोग लिया करते थे। आज अभी मैं देखा ये नया पुल बना था, वहाँ एक्सीडेंट हो गया तो लोग वीडियो शूटिंग कर रहे थे और वो को बोले हमने 108 को फ़ोन कर दिए, वो आएंगे करके। जब तक उसका फ़ोन बह गया और वो आदमी मर गया। तो आज के दौर में लोग कोई किसी को उठाने के तैयार नहीं, जल्दी से निकाल के बेटू कार में से चढ़ ले, कार रोक के आगे बेटू लेके जा रहे। यानी आप मेरे को बताओ कि इंसानियत कहाँ रह गई, और ये इंसानियत को पलटा के लाना कैसा है, बड़ा मुश्किल होगा। फिर ऊपर वाले ने एक पत्ता फेंका कोरोना करके, कि कोरोना ने तो इतना हालत ऐसी कर दी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बीच तबके का हो या कोई भी मज़हब का हो, ये हालत ऐसी हो गई कि इखलास, मोहब्बत, दूरी, किसी के मोहतम में जाना नहीं, किसी के मोहतम में आना नहीं, किसी की तीमारदारी करना नहीं। अल्लाह ने एक ही पत्ते में इतने करामत कर दी, इतने मामले कर दिए कि वो आदमी किसी भी काम का, अब इखलास उड़ गया, घर में से इखलास उड़ गया। आपको हंसी लगेंगी कि हमारी बीवी खुद लकड़ी पे
आपको हंसी लगेगी कि हमारी भी खुद एक लकड़ी पे रोटी रख के दे रही, यानी दूरी का इंतज़ाम ऐसा हो गया। तो आप बताओ कि कैसा क्या मामला रहेगा ऐसा रहा तो। हाँ, साथ ही साथ में आपको जैसे नया दौर और पुराने दौर की बात कर रहे हैं हम, साथ ही साथ मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगा कि पुराने दौर के हिंदू मुसलमान और अभी के दौर के हिंदू मुसलमान में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? मैं आपको पहले बोल चुका कि इखलास, मोहब्बत, खुलूस ख़त्म हो चुका है। और ये जो है ऐसा नहीं कि मुसलमानों में ख़त्म हुआ, सब कौम में ख़त्म हो चुका है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? पॉलिटिशियन? ये देखो, इसमें जो जिम्मेदारी है आपको बता रहा कि ये जो समाज इस वक्त जो एजुकेशन जो हो रहा हमारे पास, जो तालीम हो रही, वो पूरी पूरी रांग हो रही, जिससे ये समाज नए किस्म के नए सिस्टम से पैदा हो रहा। और उसके जो टीचर्स वगैरह ये जो है, जो पढ़ाने वाले भी है, वो यानी तरबियत और तालीम, ये दो चीज़ें होती है। तालीम के साथ तरबियत होना बहुत ज़रूरी है, मगर हमारे पास सिर्फ तालीम दी जा रही है, उनको तरबियत नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से ये पूरा समाज बिगड़ गया है। और वो बिगड़ने की सारी जिम्मेदारी आवाम पर, एजुकेशन पर, हुकूमत पे जाती है। आगे चलते चलते मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप पूरे जितने भी महाराष्ट्र में पान टपरी उनकी जो है तो अध्यक्ष है, तो आपकी कुछ प्रशासन से मांग, क्योंकि अत्यावश्यक सेवा में ये नहीं आती है और कई हज़ारों लोग जो है तो आज घर पर बैठे हैं, रमज़ान ईद सामने है, तो आप क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? इससे पहले भी जो दुकानों को बंद कर दिया गया था, हमने कोशिश की है, औरंगाबाद से कोशिश हुई इसके बारे में, जितने भी ज़िम्मेदार लोग हुकूमत के थे उनसे बातचीत हुई, उदय ठाकरे साहब से भी बातचीत हुई करी, उन्होंने फिर एक पीरियड के बाद खोलने की हमको इजाज़त दे दी थी। जिससे क्या होगा, जो जितने पान पट्टी वाले हैं वो सब गरीब है, उसमें कोई एक दो, अगर एक पूरे औरंगाबाद शहर में लेंगे तो 10 पान पट्टी वाले हैं जो अच्छे हैं, बाकी तो रोज़ के लाने वाले और खाने वाले हैं। अहम मसला ये है कि थोड़ा सा जो कोरोना के लिए लॉकडाउन चढ़ा है, वो लॉकडाउन के सिस्टम को एक बार पब्लिक के साथ बैठकर हुकूमत ने डिसाइड करेगी तो कोरोना भी बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगा। और जो फजूल लॉकडाउन हो रहा वो भी उस मार से बच जाएंगे, जो भूख से, प्यास से, बेरोजगारी से। क्योंकि लॉकडाउन करो, हमारा उसमें कोई इतराज़ नहीं, मगर लॉकडाउन करने के लिए सबसे मशवरा करके, हर सिटी की सिचुएशन अलग होती, मुंबई की अलग है, पुणे की अलग है, तो औरंगाबाद की अलग है। तो हमारा ये बोलना क्या है कि कलेक्टर कमिश्नर को परमिशन दे देना कि लॉकडाउन करो, दुकानें बंद करो, बहुत अच्छी बात है, नहीं करके नहीं, मगर वहाँ के सिटीजन से मिलकर, क्योंकि वहाँ के जो, अब जैसे हम यहाँ गरीब बस्तियाँ भी है, 8 यानी 19 गरीब बस्तियाँ, बहुत गरीब बस्ती है, उसमें झोड़पट्टी जिसको बोलेंगे आप, तो वो वहाँ के हालात देखकर और वहाँ के बीमारियों के मामले देखकर डिसाइड करे तो बहुत बेहतर रहेगा, ये मेरी गुजारिश है। मुझे एक सवाल ऐसा मन में आ रहा है, पूछ ही लेता हूँ मैं आपको, आपके ऊपर ये जवाब देना है, आप दे सकते हैं या इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे सवाल ये पूछना है कि कोरोना तो लगभग 1 साल पूरा हो चुका है और अब बताया जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है। लेकिन अभी की जो हालत चल रही है, अभी वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, हाँ, सीनियर सिटीज़न को वैक्सीन नहीं है, और आज ही पेपर में भी आया है कि जो 18 साल के ऊपर से बच्चों को वैक्सीन लगना थी, उन्हें अब इंतज़ार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आपको नहीं लगता कि कोरोना पे काबू पाने में जो है तो कुछ अलग तरीके की प्लानिंग चल रही है, जैसे नहीं करना चाहिए? मैं आपको इससे पहले बोला कि ये देश 160 करोड़ का देश है, और इस देश में एक आदमी अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो कामयाब भी नहीं होगा। इसके लिए एक ख़ास टीम बनाना पड़ेगी, और वो हर एरिया में टीम जाके उस मायना करके वो हिसाब से देना पड़ेगा आपको। असल बात क्या है कि हुकूमत करने का भी तजुर्बे की बहुत अहम ज़रूरत है, तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो हुकूमत बैठी है जहाँ कहीं भी नवी, वो तजुर्बे से उनको बहुत कमी है, तजुर्बा बराबर नहीं हो रहा। और दूसरा, वो एडवाइज़र भी कबूल नहीं कर रहे। मैं बात बड़ी हो जाएंगी, एक एडवाइज़र की मिसाल दूं तो बात ज़रा बड़ी हो जाएंगी, अगर आप इजाज़त देते तो मैं बोलता। मेरी आंखों से दिख रहा नहीं था, तो मैंने बहुत इलाज करा इधर उधर। फिर एक हकीम आया, उसने बोला मैं तुम्हारे इलाज हो जाएगा तुम्हारा,
तुम 6 महीने तक हरा देखना। 6 महीने तक क्या करना? हरा देखना। तो मैंने हमारे एडवाइज़र को बुलाया और पूछा भाई क्या करना चाहिए। उन्होंने बोले सेठ आँख है तो सब कुछ है, अगर आँख नहीं है तो क्या है। 6 महीने बैठ जाओ एक रूम में, हम हरा कर देते और वहाँ 6 महीने निकाल लो। 6 महीने की बात है, मगर आँखों का मामला है ज़िंदगी का। आप ऐसा करो कि आप बैठ जाओ रूम में, हम हरा कर देते। हम बोले ठीक है भाई। एडवाइज़रों ने क्या एशिया पेंट हरा लाए और पूरा रूम का हरा कर दिए, बाथरूम हरा, चप्पल हरी, ये हरी। हमारी बीवी को बोले कि जब भी उनके सामने जाओ तो हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, हरा पाउडर, सब हरा ही हो रहा होना। सेठ की आंखों का सवाल है, सुने क्या सब करके। अब क्या होगा, जब पर्दे हरे और लाखों रुपया खर्च हो गया। अब मगर ये हिम्मत दे रहे कि सेठ आंखों का मामला है, पैसा खर्च हुआ तो इसकी फ़िक्र मत करो। सुने क्या एशिया पेंट हरा ला के मार रहे। अब हो गए 6 महीने हो गए तो हकीम साहब देखने को आए। तो जब हकीम साहब देखने को आए तो उन्होंने एडवाइज़र का सुन लो सर कैसा हिसाब। तो उन्होंने आए, बोले ये हरा हरा काहे कर लिया आपने। मैंने हकीम साहब आपने तो बोले थे कि 6 महीने तक हरा देखो, मैं क्या करूं। उन्होंने बोले तुमको ये कौन मशवरा दिया। मैंने हमारे एडवाइज़र ने। हकीम साहब ने अब सर को मारे। अरे बोले 500 रुपये का हरा चश्मा लगा लेता आँख को और फिरते भी रहता, काम भी करता और हरा दिखता भी हो तेरे को। बोले तो ये इतना काहे को पैसा बर्बाद करा। तो एडवाइज़र जो रहते वो बेहतरीन रहना तो पूरा काम सीधा होता। तो हमारे पास जिस वक्त जो काम चल रहे हैं उनके पास एडवाइज़र भी नहीं है। जो एडवाइज़र है वो ऐसे एडवाइज़र है हारा मानने वाले। एक सवाल और, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि शरफो भाई ने पत्रकारिता को भी बहुत करीब से देखे। आइए उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि पुरानी पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में क्या फ़र्क है, और अगर अच्छा पत्रकार बनना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सर, आपने पुरानी पत्रकारिता और आज 2021 चल रहा है, ये पत्रकारिता भी आप देख रहे हैं, क्या आपको फ़र्क नज़र आता है, और अच्छा पत्रकार बनने के लिए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है पत्रकार को? एक बात ये है कि पत्रकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको जो सही है वो बताना है, जो सही है वो आपको बताना है। और पत्रकार वही सही है कि सही एडवाइस भी दे कि भाई ये काम के लिए ये बात बेहतर है, ये काम के लिए ये काम अच्छा करना चाहिए। पत्रकार एडवाइज़र भी हो, यानी उसने मर्ज़ भी, बीमारी भी बताए और बीमारी का इलाज भी बताए। इसमें क्या होता, पत्रकार बहुत जल्दी कामयाब होता। मगर इस वक्त क्या हुआ, जब से पत्रकारी बहुत अच्छा, और अपना हिंदुस्तान की पत्रकारी बहुत अच्छे थे कि वर्ल्ड में इनकी तारीफ होती थी। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया पूरा काम ख़राब हो गया। यानी ऐसा हो गया वो मामला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कि उनको अपना बिजनेस करना है, उनको पब्लिक के न्यूज़ से या पब्लिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे कुछ लेना देना नहीं। अब जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, बच्चों के भी आदमी के भी ख्यालातों में इसमें उसमें बहुत ही अजीब अजीब यानी तसादुम आ गए और कुछ अजीब अजीब मामले हो गए। कोई ये नहीं समझ रहा कि एक जवाबदारी है, हमको सही न्यूज़ देना चाहिए, सही बात करना चाहिए, मर्ज़ भी बताना चाहिए और मर्ज़ की दवा भी बताना चाहिए। मगर आज कोई मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो इतनी ख़राबी पैदा कर दिए कि दूसरे मुल्क भी हैरत कर रहे कि ये कैसा न्यूज़ एजेंसी है। गोदी मीडिया बोल के बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? देखो, मीडिया के लिए हमको एक ही बात है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर इस पे से नहीं चढ़ रहा तो फिर खाली पीली लोगों को परेशान भी मत करो, खुद भी परेशान मत हो। चलते चलते ये बात पूछना ज़रूरी है कि रमज़ान ईद को एक ही दिन बाकी है और हमेशा ये उस कमेटी में होते हैं, कमिश्नर, कलेक्टर बुला करके जो है तो बात करते हैं कि इस बार किस तरीके से नियोजन किया जाए। तो ब्रेक द चेन चल रहा है और हमें पता चला है कि साहब अभी मीटिंग में से ही आए हैं। तो अगर आप बताना चाहते हैं साहब तो बता सकते कि मीटिंग में क्या फ़ैसला लिया गया है? ये देखो, हमारी बहुत अच्छी तकदीर है, बहुत अच्छे मामलात रहे जो औरंगाबाद को बहुत बेहतरीन, यानी चौहान पाटिल साहब, गुप्ता साहब, अपने पांडे साहब कॉरपोरेशन के और केंद्रीय साहब, ये बहुत अच्छे लोग हमको मिले जो सिटीजन से ख्यालात मालूम करके जहाँ तक सहूलत हो सकती है वो सहूलत भी करते हो
और जहाँ तक और उन्होंने कोरोना का औरंगाबाद में मेरे को जब हालत लगी कि बाहर लाशा पानी में फेंके जा रही, जलाने के लिए मतन के कब्रिस्तान में जगह नहीं है, मगर ये लोगों ने ऐसे बेहतरीन कंट्रोल किया, इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और मैं इन लोगों के वास्ते ख़ास इनके बाल बच्चों के वास्ते भी और इनके घर वालों के वास्ते भी ख़ास दुआ करता कि इन्होंने बेहतरीन मेहनत की, अपनी ज़िम्मेदारी को इतनी बेहतरीन तरह से निभाया उन्होंने। आज भी जो मीटिंग हुई थी उन्होंने बोले देखो भाई आपकी मदद से, हमने बोले भाई आपकी भी मदद से, हमारी मदद क्या, आपने हमको जैसी चीज़ गाइडन किए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कंट्रोल आया और आइंदा भी ऐसे कंट्रोल में रहे। उनकी दुआएं तमन्नाएं और उन्होंने बोले कि रमज़ान के महीने में दुआएं करो आप लोग कि ये जो कोरोना है हमारे देश से, हमारे मुल्क से, हमारे शहर से दूर हो जाए। हम ऐसी तमन्ना, और ये यहाँ के जितने भी कारपोरेशन के, कलेक्टर ऑफिस के, कमिश्नर ऑफिस के, गुप्ता साहब पुलिस ऑफिसर जो है बहुत बेहतरीन है, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप इसी तरह काम करते रहिए तो यहाँ कोरोना भी और पब्लिक भी आपसे, कोरोना भी दूर हो जाएगा और पब्लिक भी आपसे खुश रहेगी। चलते चलते मुस्लिम भाइयों बहनों को जो है तो ईद मुबारक, और किस तरीके से ईद मनाना चाहिए इस कोरोना काल में, ज़रा उसका। ये देखो अपने पास हर तरीके से ईद मनाने के हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरीक़े बता दिए गए कैसे ईद मनाने चाहिए। आप जिस तरह यहाँ भी गाइडलाइन की जा रही है कि असल बात क्या है, मजमा जमानी होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। और ये आपको बताऊँ मैं कि आपको हमारे मज़हब में वज़ू एक चीज़ है, वज़ू आपका जब भी टूट जाए वज़ू कर लो, आपको कोरोना इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा, क्योंकि वज़ू में कान, मुंह, नाक, आँख साफ़ करना है। और जो जरासीम जो मामले है ये इसी के थ्रू जाते हैं, तो आप वज़ू से रहिए हमेशा। और ये जो कोरोना की वबाएँ वगैरह जो है ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आप और ये जो ईद का जो मामला है सादे और अपना हमेशा ईद खुशियों से मनाए, अच्छी तरह मनाए। हमने अपने को अब जो हालात है वो हालात से समझौता करते हुए, गरीबों का ख्याल रखते हुए सादे तरह से ईद मनाइए। एक 2 रकात ईद की नमाज़ वाजिब है, वो आप घर में पढ़िए, 1-4 जने मिल के सिर्फ पढ़ लीजिए, 4 से 5 मत होने दीजिए, क्योंकि नमाज़ पढ़ लेना अल्लाह को राज़ी करना है। और अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को भी कबूल फरमाए, रमज़ानों को भी कबूल फरमाए, रोज़ों को भी कबूल फरमाए, ज़कात को कबूल फरमाए। और हम सब पूरे देश के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उन सब देश वालों को भी हम ईद मुबारकबाद देते हैं और मुसलमानों को भी ईद मुबारकबाद देते हैं कि अपनी त्यौहार को बहुत सलीक़े से मनाएं। तो आपने तारा पान सेंटर के शरफू भाई बात हमने की है, आपने सुना है उन्होंने क्या कहा पुराने दौर के बारे में और नए दौर के बारे में। मैं यही कहूँगा कि इस बार जो रमज़ान ईद आ रही है उसको पूरे सोशल डिस्टेंस के साथ और प्रशासन के गाइडलाइन के साथ में मनाई जाए। मैं असगर अली, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।